नमस्कार साथियों, जैसा कि आज आप लोग हमारे YouTube चैनल पर फिर से ट्यून इन किया है। इस चैनल पर हम अपने सभी अधिवक्ताओं, चार्टर्ड अकाउंटेंटों, अपने व्यापारियों की उनके इंटरव्यूज आप तक पहुंचाते हैं और दिखाते हैं कि उन्होंने किस तरीके से संघर्ष करके आज वो इतनी ऊंचाई तक पहुंचे हैं। तो इसी सीरीज में, इसी श्रृंखला में हमारे साथ एक हमारे अच्छे साथी, अच्छे मित्र, दोस्त और हमारे साथ ही एक नए क्लाइंट, यानी कि क्लाइंट तो ये बहुत पुराने से हैं, सुशांत शर्मा जी, जो कि फाइबर सीट वगैरह का इनका बिजनेस है, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज इनकी सभी इंटरव्यू के माध्यम से हम जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे, आपको एक बार फिर इंस्पायर करने की कोशिश करते हैं। तो इसी क्रम में हम अपनी बात शुरुआत करते हैं। सुशांत जी नमस्कार। नमस्कार। आपका इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो सुशांत जी, आप, जैसा कि मैंने आपका परिचय दे दिया अपने साथियों को, तो मैं यह जानना चाह रहा हूं कि आपने, मतलब आपकी जो जन्म तारीख है आपकी क्या रही है? मेरी सन 10 सितंबर 1992 दिल्ली। 1992 दिल्ली में आपका जन्म हुआ। तो दिल्ली में जब आपका जन्म हुआ तो आप मतलब लगभग आप 30 वर्ष से ऊपर के पहुंच गए हैं। जी बिल्कुल। 30 वर्ष के समथिंग पहुंच गए हैं आप। बहुत अच्छी बात है। आप इसके साथ अच्छा ये बताइए, आपका मतलब पढ़ाई में कैसा रुचि था? आप बचपन में कैसा रहा करते थे? कुछ उसके बारे में भी जानकारी दें। पढ़ाई में अपनी कोई ऐसी खास रुचि नहीं थी हम्म, कि हम कुछ पढ़ाई में कुछ अच्छा करेंगे। शुरू से ही बिजनेस का स्कोप था। नौकरी हमारे घर में किसी ने नहीं करी, इसलिए हम भी नहीं करेंगे। तो इसको सोचते हुए हमने बस जितनी हमें जरूरत थी उतनी हमने पढ़ाई करी, उसके बाद अपना बिजनेस। यानी पढ़ाई में आपका मन लगता हम था या नहीं ऐसा लगता? कुछ खास नहीं था हमारा पढ़ाई के साथ। हम्म, सिर्फ वो था कि पढ़ना है, हाँ, घर वालों को पढ़ाना था, हम्म, उतना हमने पढ़ लिया। अच्छा। तो क्या आपका खेल कूद में भी रुचि था खेल कूद में 50-50 बचपन? रहता था अपना। ज्यादा ऐसा नहीं था, घूमने फिरने का हम्म, शौक था। शौक था बचपन में। बस यानी पढ़ाई भी करते थे, घूमते भी थे, घूमना खेल भी कूद था। में भी आपका बिल्कुल। इस तरीके का रहता था। इसके साथ आप मतलब बिजनेस में कैसे आना हुआ आपका? क्या सोच करके आप आए, किस प्रकार से? बिजनेस में एक्चुअली मेरे को कंप्यूटर की ज्यादा वो थी। जानकारी थी। कंप्यूटर में नॉलेज अच्छी थी हमें। हम्म, तो अब हम आउट ऑफ इंडिया जाना चाहते थे, अच्छा। पर हमारे घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे थे हम। हम्म, तो घर वालों ने लास्ट डिसीजन यही निकाला कि इसको एक शॉप ओपन करके दे देते हैं, अच्छा। ये उसी में बंधा रहेगा, तो उसी के सारे अपना आगे हम्म, बनता रहेगा। तो इस मतलब तरीके से हमारा बिजनेस का स्टार्ट हुआ। मतलब ये कहने का मतलब है कि घर वाले नहीं चाहते थे कि मेरा लड़का कहीं हाँ, बाहर जाए बाहर जाए। जॉब करने, हाँ है, घर में बिल्कुल। ही रहे घर में रहे, और मतलब अपने साथ रखना चाहते अपने साथ रखना जी। चाहते थे। तो आप ये चाहते थे कि नहीं, मुझे बाहर जाना है। हमें बाहर जाना तो है। किस कंट्री में जाना चाहते थे आप? मेरा बाहर कनाडा जाने का ज्यादा वो था। अच्छा। जी। तो कनाडा कैसे जाना हुआ? किसी से आपने सुना था, जाना था? नहीं, जैसा हमने वीडियो वगैरह में देखा वहाँ का हम्म, एटमॉस्फेयर, हम्म, घूमना, शहर कैसा है, हम्म। तो वो सब देखना चाहते थे। अच्छा, तो मतलब आपको घूमना फिरना और अच्छी ज्यादा, हाँ अच्छी हाँ बिल्कुल। शहरों में जाना, गाड़ियों का शौक था, हाँ, तो इसलिए एक हम। तरीके से लग्जरी लाइफ आपको जी अच्छी लगती बिल्कुल थी बिल्कुल उस समय। बिल्कुल। इस वजह से आप कनाडा जाना चाहते जी। थे, लेकिन घर वालों की वजह से आप हमने बिजनेस में आए। जी। तो आपका बिजनेस में मन लगने लगा या कैसे, मतलब बिजनेस को रन करने लगे आप नहीं, कैसे? बिजनेस तो हमने फिर सोच ही लिया था कि बिजनेस ही करना है अच्छा, आपने लाइफ अपना में। माइंड चेंज कर दिया। माइंड अब हमारा अच्छा, सेट ये था। सर किस वर्ष में आप जो है अपने बिजनेस को स्टार्ट किया था आपने? मैंने 2012 में मेरा आईटी का डिप्लोमा पूरा हुआ। अच्छा। मैं उसके फिर तुरंत बाद ही मैंने अपना बिजनेस में ग्रो अप करने लगा। अच्छा, बिजनेस में आप आ गए तभी जी बिल्कुल। 2012 से ही आ गए? 2012 दिसंबर से मैंने 2010। बिजनेस स्टार्टअप किया। अच्छा, तो किस किस चीज का आपका बिजनेस है? बिजनेस अभी हम सारा इंटीरियर का काम करते हैं। पहले रिटेल में ज्यादा करते थे, हम्म, पर अभी हम होलसेल करने लगे हैं। हम्म, अभी कुछ हमारे बड़े भाई हैं, वो भी हमारे साथ अब देख रहे हैं। हम्म, उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, मेरे फादर ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। हम्म। तो अभी हम कुछ आइटम्स हैं जो हम बाहर से इंपोर्ट भी करेंगे। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का भी आप? इंपोर्ट का भी अभी हम आगे, अभी तो नहीं है, इन फ्यूचर हम्म, 1-2 साल में हम इसको क्या स्टार्टअप कर बात है, देंगे। बहुत बढ़िया। देखिए सुशांत जी, आज इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की भी बात सोचने लगे, ये अपने आप में बहुत काबिले तारीफ वाली बात है। अच्छा सुशांत जी, जब आपने बिजनेस चालू किया था
तो क्या आपको मतलब उस टाइम कैसा फीलिंग महसूस हुआ था कि आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, इस तरीके का एक हेजिटेशन नहीं होता है? हाँ, इस तो तरीके का था मेरे साथ, तो हम्म, हमें ये लगता था क्या काम होगा नहीं होगा, हम्म, चलेगा काम नहीं चलेगा, हम पैसा लगा रहे हैं वो डूब ना जाए हमारा, हम्म, कुछ हमारा आउटपुट मिलेगा नहीं मिलेगा। हम्म, तो ये सब चीजें थी, पर हमारे फादर थे हमारे साथ, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, हम्म, ऐसा कुछ नहीं है, स्टार्टअप करो आप धीरे धीरे, एक दिन में तो कुछ नहीं होगा, हम्म। पर धीरे धीरे बहुत कुछ मिलेगा। तो ये सब चीजें हमने नोटिस करी वहाँ। अच्छा, आपके पिताजी का मोटिवेशन था आपके बहुत, साथ, हाँ बिल्कुल। मोटिवेट आपको करते रह गए इस वजह से। अच्छा, इसमें आपको क्या कुछ इस प्रकार की भी समस्याएं हैं, जैसे कि आपका टैक्सेशन को लेकर या और अथॉरिटी वालों को लेकर कुछ इस प्रकार की भी समस्याएं आती हैं क्या नए नहीं, स्टार्टअप को स्टार्ट करने में? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, एक नंबर में काम बहुत अच्छा है अगर प्रॉपर्ली एक नंबर में होता है। हम्म, पर कुछ दो नंबर का काम होता है, दो नंबर जैसे बताएं तो हम आपको, जिनकी बिलिंग नहीं होती है, हम्म, कैश में पैसा आता है, उनका कोई लेखा जोखा नहीं होता, हम्म। तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि दो नंबर का एक तरफ, एक नंबर का एक तरफ, अकाउंट का काम एक तरफ होता है, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो क्या अब व्यापारी ऐसा कर पाते हैं? दो नंबर का मतलब आप लोग गलत मत समझिएगा, दो नंबर का मतलब ये होता है कि कुछ क्लाइंट आते हैं दुकानों पे, तो वो बिल नहीं जी मांगते जी हैं, जी वो कहते हैं कि मुझे बिल नहीं चाहिए बिल्कुल। और मैं टैक्स नहीं दूंगा, जी तो इसलिए वो बिना बिल के कच्चे पर्ची पे माल लेकर जाते हैं, उसे दो नंबर कहा जाता है ये सरकार की नजरों में। परंतु व्यापारी ऐसा नहीं सोचते हैं। जी। तो अब बात आती है कि आपने मतलब आपको अगर एक सुझाव लेना हो, सरकार को कोई सुझाव देना हो हम हमारे द्वारा, तो क्या सुझाव देंगे कि ताकि नए व्यापारी, नए युवाओं को स्टार्टअप करने में बहुत ही मदद साबित हो? ऐसा क्या आप सुझाव देंगे? हमारा तो सरकार से अब यही एक अपील रहेगी कि अभी जैसे एट प्रेजेंट टाइम जीएसटी 18% चल रहा है, बेसिकली हर चीज पर हम्म, 18% है, हम्म, तो इसको एक कांस्टेंट फिगर कर दी जाए, जैसे आप 2% कर दो या 3%, एक कांस्टेंट कर दो, एनी आइटम, हर किसी आइटम पर ये होना चाहिए, तो जिससे आने वाले व्यापारी भाइयों को इसमें परेशानी भी फेस नहीं करनी पड़ेगी। कुछ आइटम 5% के होते हैं, कुछ 12 के हैं, कुछ 18 के हैं, तो एक कांस्टेंट एक फिगर हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारा ये सुझाव है, अगर इस तरीके का कुछ प्रावधान आता है तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। आपके कहने का मतलब है कि जो 18% के आइटम पे जो टैक्स जीएसटी का रेट है वो कम हो जाए? वो कम हो जाए, नहीं कम, हमारा ये भी नहीं है कि कम, हम ये नहीं कह रहे कि बिल्कुल फ्री हो जाए, एक कांस्टेंट वैल्यू कर दी जाए, तो लगभग 5%, सात जैसे परसेंट 5 हो जाए, 2% हो जाए, 4%, 10%, एक फिक्स हो जाना चाहिए कि इतना ही रहेगा हर आइटम पर टैक्स, हर आइटम पर? हर आइटम पर एक हो जाए, तो उससे काफी राहत मिलेगी। अच्छा, इसके साथ और क्या क्या समस्याएं आती हैं आपको? क्या अथॉरिटीज की तरफ से या किसी और प्रकार से भी कुछ परेशान किया जाता है कंपनी चलाने में? नहीं, अथॉरिटी की तरफ से ऐसा कुछ परेशानी तो नहीं होती है, पर फिर भी आगे जो अधिकारी बैठे हैं, उनसे थोड़ी सी हमारी अपील है कि सारा काम एक नंबर में किया जाए तो बहुत अच्छा हम्म। जी। अच्छा, एक नंबर का मतलब समझाइए, जैसे कैसे एक क्या करना? नंबर का मतलब जैसे अब कहते हैं जी, ऑडिट होना है, हम्म, तो उसमें आप बताइए हमें, पहले आप हमें वो बता दीजिए कि क्या क्या पेपर हमें देने होंगे, तो हम्म, हम उस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। हम्म, हमारे पास भी नहीं हो पाते हैं पूरे, हमारे कहने का मतलब है कि 70% लोग हैं जो पूरे प्रॉपर पेपर नहीं दे पाते हैं, हम्म। तो उसके लिए फिर उनको एज ए कमीशन पैसा देना पड़ता है। ऐसा चल रहा है? हाँ बिल्कुल, ऐसा भी तो चल रहा तो ये अथॉरिटी की तरफ से चलता है? है, ये चलता है। तो वो ऑडिट किस चीज का करते हैं? ऑडिट हो गया, जैसे साल में ऑडिट होता है, हम्म, तो इनकम टैक्स का भी ऑडिट आ जाता है, हम्म। और फिर जीएसटी में भी आ जाता है ऑडिट, जैसे सेल ज्यादा हो रही है, परचेज कम हो रही आप है, इस जीएस तरीके से आप कुछ। जीएसटी और सेल टैक्स की बात कर रहे हैं ना, जी कि जी जी मैं जी। अथॉरिटी की बात कर रहा था कि अथॉरिटी वाले कभी कुछ परेशान करते हैं क्या, नहीं जैसे नहीं, आपकी? ऐसे हमें अथॉरिटी वालों से कोई परेशानी नहीं, वो तो कई कई बार आ जाते हैं, हम भी दुकान से अपने माल बाहर रखते हैं, हम्म। तो अतिक्रमण हटाने के लिए आते हैं अथॉरिटी वाले, तो उस तरीके से हमें कोई परेशानी वैसे कोई परेशानी नहीं। नहीं, जी बहुत बढ़िया। अच्छा सुशांत जी, जैसे आपको सरकार की तरफ से कुछ पैसे की मदद हो जाए जी। तो आपको कैसा लगेगा, और आप मतलब क्या और ग्रो कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि अगर आपको मान लीजिए सरकार कुछ मदद देती है तो आपको क्या आप उसमें ग्रो कर सकते हैं? कितना बड़ा स्केल आपका है, क्या सोच सकते हैं कुछ और बड़ा करने के लिए? अभी मैंने इससे पहले आपको बताया कि अभी हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए हम्म, काम कर रहे हैं, हम्म, तो अभी हम जब अभी मैक्सिमम 1 ईयर मान लो या 2 ईयर, जैसा हमारा भी सेटलमेंट होता है, हम्म, तो उसको लेके करेंगे, फिर हम लोन के लिए भी अप्लाई करेंगे हम्म, कि हमें कितना मिलता है, बस यही होगा हमारा, तो कि लोन थोड़ा इजीली मिल जाए, ज्यादा भाग दौड़ ना करनी पड़े, हम्म। इसलिए।
अगर मान लीजिए सरकार आपको पैसा देती है तो आप ये कोशिश करेंगे कि आपका इम्पोर्ट का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट का हम जो सपना है काम स्टार्टअप वो करेंगे, पूरा हो जाए पूरा हो जाए। और आप बड़े स्तर पर अपने बिजनेस को स्केल करेंगे। जी, जी, आपकी ये जो है ऐसा ख्वाहिश है जी। जब सरकार आपकी मदद करती है तो साथियों सभी का ऐसा ही रहता है कि उसको सरकार मदद करे, हर व्यापारियों की मदद हो जाए। आप इसके साथ ही कुछ अपने युवाओं को कुछ संदेश देना चाहते हो तो किस प्रकार का आप संदेश देंगे इन युवाओं को जो आपको लगातार देख रहे हैं कि वो अपने इस युवा अवस्था में स्टार्टअप की शुरुआत कर रहे हैं, तो क्या स्टार्टअप शुरुआत उनको करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए? जो उनको भय लगता है, डर लगता है, नौकरी नहीं छोड़ पाते हैं, तो किस प्रकार से वो कर सकते हैं? नहीं, व्यापार में ऐसा डरने की कोई वो नहीं है कि कोई ऐसा डर है या कोई वो है। बाकी हम अपना व्यापार स्टार्टअप कर रहे हैं, जितना हम नौकरी में समय देंगे, इतना अपने व्यापार में समय देंगे तो एक अलग स्टैंडर्ड होगा, हमारी लाइफ एक अलग एंजॉय होगी। वो तो है होगी, तो क्या बिल्कुल। इसमें डरने की उनको जरूरत है? नहीं, ऐसा व्यापार में कोई डरने वाली जरूरत नहीं है। तो ऐसा तो नहीं है कि कुछ लोग सोचते हैं कि हम जितना इनकम सैलरी से कमा ले रहे हैं उतना बिजनेस से कमा पाएंगे कि नहीं 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 कर नहीं नहीं, ऐसा तो हमारा मानना नहीं है। बाकी व्यापार से अच्छी तो कोई चीज नहीं है। बाकी लोगों की अपनी थिंकिंग अलग है कि जॉब एक अलग चीज है, व्यापार एक अलग। अगर आपको कहा जाए आप चलिए नौकरी कीजिए तो क्या आप कर पाएंगे? नहीं, अब नहीं हो पाएगा हमसे नौकरी का ऐसा कुछ। ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। अच्छा ये बताइए आपके आपके सीए द्वारा या जो आपके एडवोकेट हैं उनके द्वारा किसी प्रकार की समस्या आती है, उनके सर्विसेज में कोई समस्या? नहीं, हमें ऐसी कोई समस्या फेस नहीं करने को हुई। इवन हम अपने सीए या वकील के ऑफिस भी नहीं जाते हैं, हमारा काम फोन पे हो जाता बहुत बढ़िया बात। अच्छा एक बात सुशांत जी बताइए, जो कोरोना आया है। जी और ये जो जीएसटी और ये जो अभी ये मुद्रा बंद हुआ था, मोदी जी ने नोट बंद कर दिए थे, जी। तो उससे क्या कोई प्रभाव पड़ा बिजनेस पर या वैसे रेगुलर चल रहा है? जो विपक्षी पार्टियां हैं वो झूठ मूठ का हंगामा फैला रही हैं, इस पे आपका क्या राय है? आपको क्या लगता है ग्राउंड लेवल पर पूछा जाए तो? ऐसा तो हमारे लेवल पे ऐसा हमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, पर फर्क थोड़ा बहुत तो पड़ा। हम्म परेशानी सबको ही, छोटे तबके का आदमी हो या बड़े तबके का, हम्म परेशानी सबके लिए एक समान होती है। हम्म। तो ये थोड़ी बहुत तो परेशानियां हैं। किस टाइप की परेशानियां आई? क्या बिजनेस डंप हुआ हाँ, या? थोड़ा सा पैसा नहीं था मार्केट में, तो इस तरीके से हमारे पेमेंट्स वगैरह का भी इशू आ रहा था। हम्म और फिर काम नहीं हो पा रहा था। हम्म जब लोगों के पास अपने लिए पर्याप्त पैसा नहीं होगा तो वो कैसे काम करेगा। हम्म। तो ये सब थोड़ी सी परेशानियां थी, बाकी अब तो सब नॉर्मल है। तो क्या बिजनेस वगैरह भी ठप हुए थे? लोगों के बिजनेस चल रहे थे या नहीं चल रहे नहीं, नोटबंदी में तो ऐसा कोई फर्क नहीं था, बट हाँ कोरोना में काफी लोगों का बिजनेस, व्यापार बंद हुआ। कोरोना में जी व्यापार? बिल्कुल। तो आप लोगों को भी दिक्कतें आ रही थी? हाँ बिल्कुल दिक्कतें हैं। अब कैसा चल रहा है इस टाइम अभी 2022 हमारा अभी 2023 में? 2022 हमारा ऑन एवरेज ठीक गया है। अभी 23 की शुरुआत है, अभी देखते हैं आगे आगे क्या होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो साथियों जैसा कि आप लोगों ने सुशांत शर्मा जी को सुना, बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के आदमी हैं और बहुत ही दिल लगा करके बिजनेस करते हैं और अपना क्षेत्र आने वाले समय में इंपोर्ट एक्सपोर्ट तक पहुंचाना चाहते हैं, यानी ये देश से अब विदेश की तरफ यात्रा करेंगे। तो ये इनकी उम्र मात्र अभी 30 साल है और 30 साल की उम्र में इस तरीके की कारीगरी दिखाना पाना अपने क्षेत्र में, ये बहुत ही अपने आप में मजबूती प्रदान करता है और बहुत इंस्पायर करता है कि सुशांत शर्मा जैसे व्यापारी यानी युवा जो अब व्यापार के क्षेत्र में आ रहे हैं और व्यापार को आगे बढ़ा रहे हैं, साथ में गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं, ईमानदारी का टैक्स देते हैं ये, और गवर्नमेंट से अपेक्षा भी नहीं करते हैं। गवर्नमेंट इनको किसी प्रकार की स्कीम का भी फायदा नहीं देती है। ये सारे टैक्स हर महीने हर हर साल हर महीने कई प्रकार के टैक्स जमा करते हैं, जीएसटी से लेकर इनकम टैक्स, इसके बाद रोड टैक्स और एक्साइज, कई टैक्स इनके जाते हैं, परंतु गवर्नमेंट ऐसे व्यापारियों को कोई अच्छी स्कीम की सुविधा नहीं दे पा रही। जैसे उनका मेडिक्लेम, उनको कोई हॉस्पिटल की सुविधा दी जाए, उनको फूड का दिया जाए, उनको जो है उनके बच्चों के लिए कुछ दिया जाए, स्कूल के लिए दिया जाए, उनको आर्थिक स्थिति से लाभ पहुंचाने के लिए, उनके व्यापार को और आगे बढ़ाने के लिए कुछ ऐसी सुविधाएं दी जाए। तो इस प्रकार की सुविधाएं सरकार नहीं दे रही है। इन व्यापारियों का ये बहुत बड़ा दुख है। ये ना ऊपर के रह जाते हैं ना नीचे के रह जाते हैं, ये अपने आप में ही सीमित रह जाते हैं। लेकिन जब भी वोट की मांग आती है
तो व्यापारियों के पास हर किसी को आना पड़ता है और व्यापारियों की समस्याएं वहीं की वहीं बनी रह जाती हैं। इसीलिए जो ये आगे बढ़ते हैं अपने मन से, अपने बल पर आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ आप लोगों को आज का सीरीज कैसा लगा, आप लोग लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके चैनल को बताइएगा, ताकि हम आने वाले सीरीज में नए किसी व्यापारी को ले आकर के उनके जानकारी के बारे में आपको अवगत कराएं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सुशांत जी, इस चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।